हेलो बच्चों, आज हम एनिमल हस्बेंड्री का एक छोटा सा पार्ट अपना रह गया है वो लेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सम ब्रीड्स ऑफ इंडियन कैटल्स। एनिमल हस्बेंड्री में हम वो ब्रीड्स देख रहे हैं जो इंडियन कैटल होते हैं, मतलब जो भारत में पाए जाने वाले जो कैटल्स होते हैं उनके ब्रीड हम आज देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये छोटा सा टेबल बाकी था अपना एनिमल हस्बेंड्री में। तो हम स्पेशली फॉर्म्स में, मतलब एनिमल फॉर्म्स या एनिमल हस्बेंड्री में, तो हम देख रहे हैं जो हमने एनिमल फॉर्म्स देखे थे या फिर कैटल फॉर्म्स देखे थे, जिसमें आज हम देख रहे हैं ब्रीड्स, इंडियन कैटल ब्रीड्स देख रहे हैं, जिसका टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। तो वन बाय वन अपन चालू करते हैं। तो ये टेबल में मैंने यहाँ पे 4 बॉक्स बनाया है। ये 4 बॉक्स में पहला वो ब्रीड्स है जो मिल्क देते हैं, मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स, जिसको दूसरा नाम है मिल्च ब्रीड्स। क्या नाम है? मिल्च ब्रीड्स। वो ब्रीड्स जो क्या देते हैं? मिल्क का प्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, इसमें हमने 4 कैटेगरी लिखी है। पहला है साहीवाल, दूसरा है गिर, तीसरा है देवनी और चौथा है रेड सिंधी। ये 4 कैटल, ये 4 काउज जिसका इस्तेमाल क्या के लिए होता है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है या मिल्क के लिए होता है। तो इसको हमने क्या कैटेगरी में इंक्लूड किया है? मिल्क यील्डिंग कैटेगरी में, और उनका नाम होता है मिल्च ब्रीड। ठीक है, क्या नाम होता है? मिल्च ब्रीड। कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? मिल्क यील्डिंग कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, कौन से हमने देखे? क्या वो कैटल? 4 कैटल देखे हैं, जिसका नाम है साहीवाल, गिर, देवनी और रेड सिंधी। ये हो गए हमारे मिल्क यील्डिंग कैटल्स। सेकंड टेबल है हमारा ड्रॉट ब्रीड्स। ये ड्रॉट ब्रीड्स मतलब वो होते हैं जो लेबर के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेबर मतलब वो जो काम कर सके, खेतों में काम कर सके या लगेज उठा सके या फिर ट्रांसपोर्ट का काम कर सके। ऐसे लेबर काम के लिए हम जिस कैटल को इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं ड्रॉट ब्रीड्स। क्या कहते हैं? ड्रॉट ब्रीड्स। इसमें भी 4 कैटेगरी दी हुई है। एक है मालवी, दूसरा है हैलिकर, तीसरा है नागौरी और चौथा है खिल्लारी। खिल्लारी टाइप के बैल होते हैं जो ज़्यादातर मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ये खिल्लारी टाइप के जो बैल होते हैं वो हाइटेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, उनके सिंग इस तरह से 2 सिंग होते हैं और चेहरा उनका बड़ा होता है। वो हेवी वेट उठाने के लिए और स्ट्रांग वर्क करने के लिए ये जाने जाते हैं। तो यहाँ पे 4 कलर के यहाँ पे कैटल दिए हुए हैं, मालवी, हालीकर, नागौरी एंड खिल्लारी। कौन से? ड्रॉट ब्रीड्स। ओके, नेक्स्ट है 2 ब्रीड्स, वो दोनों काम करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन का और लेबर का, मतलब दोनों दे रहे हैं, हमें मिल्क भी दे रहे हैं और लेबर का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे ब्रीड को नाम दिया है जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स। ऐसे ब्रीड्स को क्या नाम दिया है? जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स। ओके, इसमें 4 कैटेगरी कौन सी आती है? ओंगेल, क्या आती है? ओंगेल, कांक्रेज, मेवाटी एंड हरियाणा। ओंगेल, कांक्रेज, मेवाटी एंड हरियाणा, ये 4 कैटेगरी इसमें आते हैं जो दोनों काम करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन का और लेबर का। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में आता है एक्जोस्टिक ब्रीड। कौन से? एक्जोस्टिक ब्रीड करके ये कैटेगरी है। इस कैटेगरी में हम क्या कर रहे हैं? वो ब्रीड ले रहे हैं जो क्रॉसिंग के लिए काम में आती है। ब्रीड क्रॉसिंग के लिए काम में आती है, वो ब्रीड हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो उन्हीं को कहा गया है एक्जोटिक ब्रीड्स। इसमें आता है जर्सी, नंबर 1 पे है जर्सी, नंबर 2 पे है होल्स्टीन फ्राइसन। होल्स्टीन फ्राइसन ये सबसे ज़्यादा कॉमनली चलने वाला क्रॉस ब्रीडिंग है कैटल, जो इंडिया में भी पाया जाता है या इंडिया में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये कैटल जो होता है ये क्रॉसिंग ब्रीड के लिए काम में आता है। जो सबसे ज़्यादा चल रहा है तो वो है होल्स्टीन फ्रीसन। क्या है? होल्स्टीन फ्रीसन। उसके बाद है आयरसीरे, क्या नाम है? आयरसीरे। उसके बाद है ब्राउन स्विस। तो ये हमारा जो टेबल है आप ड्रॉ कर लीजिए, जिसमें हमने क्या किए हैं? इंडियन कैटल का एक टेबल बना के दिया आप लोगों को जो काम में आएगा। ठीक है, हाँ बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। वो पॉइंट ये है कि अब हमने जो देखा था वो काउज और बैल, मतलब
कैटल थे। अब बफेलो के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो कैटल में बफेलो में हम देख रहे हैं कि इंडियन बफेलोज में हम देख रहे हैं कि दीज बफेलो हैव 3 times मोर मिल्किंग कैपेसिटीज दैन काउज। हमारे पास ऐसे कैटेगरी के बफेलोज है जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जो मैंने यहाँ पे 4 नंबर के बफेलो के नाम दिए हुए हैं। ये 4 नंबर के बफेलो क्या करते हैं, बेस्ट मोर मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी रखते हैं दैन काऊ। ऐसे बफेलो जो 3 times ज़्यादा मिल्क देते हैं गायों से, गाय से ज़्यादा 3 times ज़्यादा मिल्क देते हैं, ऐसे 4 बफेलो के नाम यहाँ पे मैंने दिए हैं। बफेलो जो गाय से भी ज़्यादा दूध देते हैं, वो भी 3 times ज़्यादा देने वाले बफेलो है, वो है हमारे पास ये 4 बफेलो, जिसका एग्जाम्पल है मुर्राहा, जाफराबादी, सुरती और मेहसाना। मुर्राहा, जाफराबादी, सुरती और मेहसाना, ये 4 तरह के जो बफेलो है वो गायों से ज़्यादा 3 times ज़्यादा दूध देते हैं, उसके नाम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इंडियन बफेलोज। अब हम आगे चल रहे हैं। आगे मैं आपको 2 ऐसा एक क्रॉस ब्रीडिंग कैटल का नाम बता रहा हूँ, ऐसा क्रॉस ब्रीडिंग कैटल का नाम बता रहा हूँ जो कैटल क्रॉस ब्रीडिंग में भी काम में आता है, क्रॉस ब्रीडिंग में साथ में बेस्ट मिल्क यील्डिंग कैटल करके भी जाना जाता है, या फिर बेस्ट मिल्क ब्रीड भी कहा जाता है। क्या नाम है उसका, होल्स्टेन फ्राइसियन। होल्स्टेन फ्राइसियन नाम का ये जो कैटल होता है क्रॉस ब्रीडिंग कैटल, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क देने के लिए भी फेमस है और इंडिया में इसका इस्तेमाल भी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि लाइव स्टॉक को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ओवुलेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं। लाइव स्टॉक का इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम ओवुलेशन भी करते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि इंडियन बफेलो जो 3 गुना ज़्यादा गायों से दूध देते हैं, उसके 4 नाम यहाँ पे है। उसके बाद ये जो कैटल है होल्स्टेन फ्राइसियन, ये क्रॉस ब्रीडिंग में भी काम में आता है और अच्छा दूध ईल्ड देने वाला भी कैटल है। उसके बाद लाइव स्टॉक को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओवुलेशन भी कर सकते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। हाँ बच्चों, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं, वो है हमारा पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम चालू कर रहे हैं उसका नाम है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। क्या नाम है उसका, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म के बारे में आप सबको पता है, उसे कुक्कुट पालन केंद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुक्कुट पालन केंद्र। तो पोल्ट्री फार्म में हम क्या करते हैं, बर्ड्स का क्या करते हैं, रेयरिंग करते हैं, उनका ग्रोथ करते हैं, फिर उनको सेल करते हैं। उससे हमें क्या मिलता है, एक तो हमें मीट मिलता है, दूसरा हमें अंडे मिलते हैं, एग्स। ठीक है, तो उसके लिए हम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट क्या होता है हम देखेंगे। तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकल फोल्ड्स। पोल्ट्री क्या है, डोमेस्टिकल फोल्ड्स का एक क्लास है, इसमें यूज करते हैं फॉर फूड एंड देयर एग्स। हम उसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, फूड के लिए और अंडों के लिए। ठीक है, खाना के लिए और अंडे के लिए। तो इसमें सभी तरह के बर्ड्स आ गए, इसमें सभी तरह के बर्ड्स आ गए। पोल्ट्री फार्म में सभी तरह के बर्ड्स इंक्लूड होते हैं। तो पोल्ट्री फार्म क्या है, एक डोमेस्टिकल फ्यूल का क्लासिक होता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के बर्ड्स का रेयरिंग करते हैं, ग्रोथ करते हैं और सेल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोल्ट्री फार्म। तो उसमें कौन से बर्ड्स इंक्लूड्स है, तो उसमें आता है चिकन, जो आप सबको पता है। अब चिकन के भी टाइप्स होते हैं, जैसे बॉयलर हो गया, लेगन हो गया, कॉकरेल हो गया या गावरान हो गया। दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ चिकन यूज फॉर द मीट एंड एग्स। ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्वान, हंस आता है, तुर्की आता है, फाउल्स आता है, डक्स आते हैं, गिज आते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं। लेकिन अपने इंडिया में ज़्यादातर क्या चलते हैं, चिकन चलते हैं, बाकी के हम इंडिया में नहीं लेते और चिकन के 3-4 वेराइटी हमारे इंडिया में चलती है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं अभी पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो पोल्ट्री फार्म मतलब जहाँ पे हम बर्ड्स को रेयरिंग कर रहे हैं, मतलब पालन पोषण कर रहे हैं, उनको ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी सेल कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, पोल्ट्री फार्म कहेंगे। तो पोल्ट्री फार्म में इस सारे सब के बर्ड्स आते हैं, लेकिन अपने इंडिया में इतने बर्ड्स नहीं चलते। हमारे इंडिया में चिकन चलते हैं, चिकन में भी बहुत वेराइटी है जो इंडिया में चलती। तो हम आगे देख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, जिसमें हमारे पास 6 पॉइंट है। हम 1 बाय 1 एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे।
तो इसमें हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे। सिलेक्शन ऑफ डिसीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ब्रीड का सिलेक्शन कर रहे हैं, ऐसे ब्रीड का सिलेक्शन करेंगे जो ब्रीड डिसीज फ्री हो और सुटेबल हो, हमारे इंडिया के एनवायरनमेंट में वो सूटेबल रह सके, साथ में वो डिसीज फ्री रह सके, तो ऐसे ब्रीड को हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे देखिए बॉयलर, ये ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते, 2-3 महीने के बाद मर जाते हैं। कॉकरेल का भी वही हाल है। लेकिन ऐसे कुछ लेगॉन आते हैं, गावरान आते हैं या फिर पैरेट आते हैं, इस तरह के चिकन ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं। तो हमें ऐसे चिकन का क्या करना, सिलेक्शन करना है जो डिसीज फ्री भी हो और सूटेबल भी हो और ज़्यादा दिन तक वो जिंदा रह सके और एनवायरनमेंट में वो रह सके। उसके बाद ब्रूड हाउस, सेकंड पॉइंट है हमारा ब्रूड हाउस। ब्रूड हाउस मतलब वो जगह जहाँ पे हमको उस चिकन को रखना है, जहाँ पे हमें उनकी देखभाल करनी है, उनको ग्रोथ करना है। तो इसके लिए हमें एक शेड बनाना पड़ेगा, एक हाउस बनाना पड़ेगा, उसे कहेंगे ब्रूड हाउस। ब्रूड हाउस ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर ना रहे, जहाँ पे ज़्यादा हीट ना रहे, वहाँ का टेम्परेचर अच्छा रहे और उनके लिए खुली जगह भी रहे, वेंटिलेशन भी अच्छा रहे, सैनिटाइजेशन भी अच्छा रहे। ठीक है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ब्रूड हाउस बनाना पड़ेगा। एक अच्छी जगह पे अच्छा ब्रूड हाउस हमको बनाना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे हमारा पॉइंट है सैनिटेशन एंड हाइजीन। हमें क्या करना है, जिस जगह हम चिकन को रखने वाले हैं वो चिकन का शेड हमारा ऐसी जगह पे हो जहाँ से हमें वेंटिलेशन अच्छा मिले। उसके बाद हमें सैनिटाइजेशन करने में आसानी हो और सैनिटाइजेशन प्रोसेस बाकायदा अच्छी हो, ताकि आसानी से हम उस ब्रूड हाउस को क्लीन करें। तो क्लीन करने के बाद पूरा का पूरा गंदगी एक तरफ से निकल के चली जाए, उस तरह से हमें उसका क्या करना पड़ेगा, सैनिटेशन करना पड़ेगा। हमें हाइजीन मेंटेन करने के पड़ेंगी। हर बार हम जब चिकन को हैंडल कर रहे या वॉश कर रहे या उस एरिया को क्लीन करें तो हमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, सैनिटेशन एंड हाइजीन। हमें सैनिटेशन मेंटेन करना है, हमें हाइजीन मेंटेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइट मैनेजमेंट। लाइट मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, बहुत से को अपने पोल्ट्री फार्म में जाके देखा होगा, वहाँ पे डाउन तक लाइट रहते हैं और वो लाइट वहाँ पे किसलिए लगे रहते थे, 2 पर्पज से लगे रहते हैं। वो वहाँ पे लगे रहने का मतलब यह है कि वहाँ पे एक अच्छा लाइट आ जाए, पूरे पोल्ट्री फार्म में अच्छा लाइट आ जाए। उस लाइट के इसमें क्या हो जाए, एक तो वहाँ पे लाइट रहेगा, बाहर का लाइट आने से अच्छा वहाँ का लाइट रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा, वो लाइट टेम्परेचर भी मेंटेन करेगा, दोनों पॉइंट करेगा। क्या होता है, अगर लाइट अच्छा आ रहा है तो वहाँ के जो चिकन्स होते हैं उनको उस लाइट में सर्वाइव करने में आसानी हो जाती है और फ्रीली वो रह सकते हैं। अगर लाइट ना हो और तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और कम टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, लाइट मैनेजमेंट अच्छा देना है, जिसकी वजह से जो अंडे होते हैं वो अंडे आना, अंडे निकलना, अंडे देने की कैपेसिटी उनकी बढ़ जाए, इसलिए हमें लाइट मैनेजमेंट करना है। दूसरा, हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है। अगर हम अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो वो जो चिकन होते हैं वो सर्वाइव भी करेंगे और अंडे देने की कैपेसिटी भी उनकी बढ़ जाएंगी। तो दोनों चीज़ों के लिए हमें लाइट और टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पोल्ट्री फार्म में नीचे तक लाइट होते हैं, वो हीट भी देते हैं और लाइट मेंटेन भी करते हैं। तीसरा है फीड मैनेजमेंट। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ब्रीड है वो ब्रीड किस तरह का फीड खाता है और उसी तरह का फीड उसको देना है और कितनी क्वांटिटी में देना है ये भी हमें पता होना चाहिए और उतनी क्वांटिटी में उसको फीड दिया जाए। ज़्यादा फीड वो लेंगे तो मर जाएंगे, कम लेंगे तो मर जाएंगे, टेम्परेचर कम हो गया या बढ़ गया तो मर जाएंगे, उनको लाइट ठीक से नहीं मिला तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अंडे नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो हमें क्या करना है, डिसीज फ्री ब्रीड को सिलेक्ट करना है, सूटेबल ब्रीड को सिलेक्ट करना है। दूसरा, उसके लिए हमको ब्रूड हाउस बनाना है, एक अच्छा पोल्ट्री फार्म बनाना है। तीसरा, हमको सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन करना है। चौथा, हमें लाइट मैनेजमेंट देखना है कि सही जगह पे सही लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोने में लाइट आ रहा है उस कोने में नहीं आ रहा है, वो हमें देखना है, लाइट मैनेजमेंट करना है। तीसरा, हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है। अगर हमने एक अच्छा टेम्परेचर मेंटेन किए तो हमारे चिकन ज़्यादा दिन तक जिंदा भी रहेंगे और एक पॉपुलेशन का वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। उसके बाद हमें फीड मैनेजमेंट करना है कि कौन सा फीड उनके लिए सूटेबल है, उसी हिसाब का फूड उसी कंडीशन में, उसी टेम्परेचर में, उसी टाइम में उनको दिया जाए ताकि वो अच्छा ईल्ड हमें दे सके। तो हम आज देख रहे हैं पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म में हमने देखे इस तरह के पोल्ट्री फार्म में बर्ड्स का इस्तेमाल होता है और हमने देखे प्रिंसिपल ऑफ पोल्ट्री फार्म, जिस प्रिंसिपल में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स
जो हमें देखना होता है जब हम पोल्ट्री फार्म लगाते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में कुछ पोल्ट्री ब्रीड्स देखेंगे जो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से होते हैं और इंडिया में भी वो कुछ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें 5 अलग अलग टेबल दिए हुए हैं जिसमें पोल्ट्री ब्रीड्स के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहला जो है हमारा इंडिजीनियस है, दूसरा टेबल में अमेरिकन है, तीसरे टेबल में मेडिटेरानियन करके है, मेडिटेरानियन। तीसरे टेबल में हम जो देख रहे हैं वो है मेडिटेरानियन, चौथा टेबल जो है इंग्लिश और पांचवा टेबल जो है एशियाटिक। तो अपन देखते हैं पहले हमारा जो टेबल है वो है इंडिजीनियस पोल्ट्री ब्रीड्स। इंडिजीनियस पोल्ट्री ब्रीड, तो इसमें 5 नाम दिए हुए हैं बच्चों। वो है असील 1, दूसरे नंबर पे है चिट्टागोंग, क्या नाम है चिट्टागोंग, तीसरे नंबर पे है बुसरा, चौथे नंबर पे है गैकस, चौथे नंबर पे गैगस और पांचवें नंबर पे लोलैब, पांचवें नंबर पे लोलैब। फिर से नाम रिपीट कर रहा हूँ, इंडिजीनियस में है असील, इंडिजीनियस में है असील, सेकंड नंबर पे है चिट्टागोंग, क्या है चिट्टागोंग, उसके बाद बुसरा, फिर है गैगस और फिर है लोलैब। ये हो गए इंडिजीनियस। उसके बाद हम देख रहे हैं अमेरिकन। अमेरिकन में हम देख रहे हैं प्लायमाउथ रॉक, प्लायमाउथ रॉक, वैंडोटे, उसके बाद रोडी इसलैंड रेड, रोडी इसलैंड रेड। उसके बाद नंबर 4 पे है जर्सी ब्लैक गियंट, जर्सी ब्लैक गियंट और पांचवें नंबर पे है न्यू हैम्पशीरे, न्यू हैम्पशीरे। ये हो गए अमेरिकन 5 पोल्ट्री ब्रीड के नाम। आगे हम देखते हैं मेडिटेरानियन, उसमें देखते हैं हम 4 नाम दिए हुए हैं। पहला है लेगॉन, मिनोरका, एनकोना एंड एंडोलुसियन, लेगॉन, मिनोरका, एनकोना, एंडोलुसियन। ये हो गए हमारे मेडिटेरेनियन के टाइप। उसके बाद इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में पहला नाम है ऑस्ट्रालोरम, कॉर्निश, डॉर्किंग, ससेक्स एंड रेड कैप। क्या नाम है? ऑस्ट्रालोरम, कॉर्निश, डॉर्किंग, ससेक्स, रेड कैप। उसके बाद एशियाटिक में ब्रह्मा, कोचिन एंड लैंगसन, ब्रह्मा, कोचिन एंड लैंगसन। ये हो गया हमारा पोल्ट्री ब्रीड्स का टेबल। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इतने नाम जो मैंने आपको बताया है, दिस आर द पोल्ट्री ब्रीड्स विच यूज फॉर पोल्ट्री फार्म्स और फॉर द मीट एंड एग्स इन डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट नेम्स। ओके, अब बच्चों हम देख रहे हैं डिसीजेस, पोल्ट्री डिसीजेस, मतलब वो डिसीजेस जो बर्ड्स को होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन डिसीज है बर्ड फ्लू, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना है और इसके बारे में आपने देखा भी है कि बर्ड फ्लू की वजह से कई बर्ड्स मर जाते हैं और इस बर्ड फ्लू को हमारे ह्यूमन बीइंग में भी कम्युनिकेट होता है फ्रॉम बर्ड से वो हमारे ह्यूमन बीइंग में भी कम्युनिकेट होता है। इसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू ऐसे 2 नाम दिए हुए हैं। स्वाइन फ्लू में डिफरेंस ये होता है कि उसका कॉजेटिव एजेंट H1N1 होता है और बर्ड फ्लू में उसका कॉजेटिव एजेंट H5N1 होता है, H5N1। तो बर्ड फ्लू नथिंग बट द इन्फेक्शियस डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज विच इन्फेक्ट द बर्ड्स and the causative agent, the virus which infect the birds is the H5N1, H5N1। स्वाइन फ्लू में जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो है H1N1। कौन सा होता है? H1N1 वायरस। और बर्ड फ्लू में जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो है H5N1 वायरस। ठीक है, दोनों ही इन्फेक्शियस डिसीज है, फीवर देने वाला डिसीज है। और इसमें क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं? तो बर्ड फ्लू में जो सिम्टम देखे जाते हैं वो है कफ,
डायरिया, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज और फीवर। सबसे ज़्यादा ये दो कॉमन डिसीजेस पाए जाते हैं बर्ड फ्लू में, कि फीवर आता है बर्ड को बहुत ज़्यादा और साथ में रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज भी पाई जाती है। तो बर्ड फ्लू इज द फीवर डिसीज, infectious disease, communicable disease causing by the virus H5N1 which produce respiratory difficulty and fever. Next is the रानीखेत और न्यूकास्टल डिसीज। रानीखेत और न्यूकास्टल डिसीज, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस डिसीज इज द पैरामैक्सोवायरस। क्या नाम है इसका? पैरामैक्सोवायरस। क्या नाम है? पैरामैक्सोवायरस which cause the disease is known as the रानीखेत or Newcastle disease. This disease is also produced, the symptom is coughing, sneezing, nervous system damage signs and respiratory disease signs. कौन से? कफिंग होता है, स्नीजिंग होता है, नर्वस साइंस प्रोड्यूस होते हैं और रेस्पिरेटरी डिसीज प्रोड्यूस होते हैं, उसके साइंस दिखते हैं। तो हमने अभी कौन से दो डिसीज देखे? पोल्ट्री डिसीजेस, मतलब पोल्ट्री डिसीज में हमने वो डिसीज देखे जो बर्ड्स को होते हैं। इसमें पहला है बर्ड फ्लू और दूसरा है रानीखेत न्यूकास्टल डिसीज। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए।